गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले आरएस का जो एग्जाम्स, उस एग्जाम्स की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। को एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आरएस जैसा जो एग्जाम्स है वो आप सबको पता है स्टेट लेवल का सबसे टॉप एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है। तो आप इसमें ये नहीं कर सकते हो कि जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आया या फ्री के 2 या 3 महीने पहले जो आपने तैयारी शुरू करी और आप प्री क्वालिफाई हो गए, फिर इसके जो मेंस की जो आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं होती है, आप मेंस में अपेयर हो जाते हो और फिर आपका जो मेंस निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए अभी एकदम शानदार अवसर है या फिर गोल्डन पीरियड टाइम्स है आपके पास कि आप जो है वो अभी से ही गंभीर रूप से तैयारी के अंदर लग जाइए, क्योंकि आपको प्री से जो पहले कम से कम 8-9 महीने की तैयारी करने का समय मिल जाएगा। उसके बाद में जो मेंस का सिलेबस है उसको केवल मेंस में जो है मेंस के दौरान उनको रिवीजन करने का समय मिलेगा। तो इस वजह से ये आपकी जो आरएस की तैयारी के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पूरी एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड स्टडी प्री मेंस की साथ साथ इंटरव्यू की किस प्रकार से जो है वो तैयारी होनी चाहिए, इस क्लास के अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस प्रकार से जो तैयारी करें ताकि एक साल भर की जो गंभीर तैयारी, ताकि हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो एग्जाम के अंदर अपीयर हो। तो अभी जो है आपके पास ये टाइम है कि कम से कम 8-9 महीने 10 महीने जो है वो एग्जाम्स होने के अंदर है। तो यह एग्ज़ाम लगभग साल भर की गंभीर तैयारी की डिमांड भी करता है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो जो है वो क्लास जो है वो रिकॉर्ड करी है, ताकि जो है आपको प्रिपरेशन की एक अच्छी तैयारी हो, समझ हो, जो नए स्टूडेंट है वो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आरएस का जो एग्ज़ाम है, आरएस एग्ज़ाम, इस आरएस एग्ज़ाम की तैयारी की रणनीति, ये चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस रणनीति के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहती है। इसके अलावा इसी के अंदर हम देखेंगे कि टारगेट ऑफ नंबर्स, आपको जो है वो कितने टारगेट्स जो है क्वेश्चंस वो नंबर है वो आपको प्री में मेंस में रखने चाहिए, ताकि जो है आपके जो सिलेक्शन निश्चित कर सके, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ये पहले ही मैं आपको स्पष्ट बता चुका हूँ, जो स्टूडेंट नए हैं, जो आरएस के एग्जाम्स के अंदर जो फर्स्ट बार अपेयर करने हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये एग्जाम दे चुके हैं 1 या 2 बार, उनके लिए ये बात, उनको पैटर्न पता है कि प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो जो फर्स्ट बार आरएस के जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इसके बाद में जो भी स्टूडेंट आरएस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यही है कि आपका सिलेबस का एनालिसिस, सिलेबस का एनालिसिस। इसके बाद में जो है वो जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, आपने बहुत सारे टीचर्स से ये बोलते हुए सुना होगा कि जो आपके सिलेबस का और प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस कर, आप एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। लेकिन ये बहुत कम आपको ये बताते हुए मिलेंगे कि आपको जो सिलेबस है उसका किस प्रकार से एनालिसिस करना है, उस प्रकार का उसका जो है वो किस प्रकार से आपको विश्लेषण करना है कि आपके एक बेहतर सिलेबस को लेकर एक बेहतर समझ या फिर अंडरस्टैंडिंग विकसित हो सके। इसी प्रकार से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उनका हम किस प्रकार से एनालिसिस करें, ये चीज़ देखेंगे। मैं ये बताऊंगा कि आप अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो उनको किस प्रकार से देखो, किस प्रकार से उनको एनालिसिस करो कि आपकी वो तैयारी के लिए बेनिफिट हो, और किस प्रकार से जो आपकी तैयारी की रणनीति के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और कितना पढ़ना और कितना छोड़ना है। ये जो चीज़ें डिसाइड करने वाले हैं ना, वो ये दोनों चीज़ें हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उस टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ना है, कितनी गहराई से नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये सारी चीज़ डिसाइड करने के अंदर इन दोनों चीज़ों का योगदान है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के अंदर ये चीज़। इसके अलावा इस देखेंगे कि जो आंसर राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग वो किस प्रकार से करनी चाहिए हमें, उसको पर हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम जो है वो रिवीजन की स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी। इसके अलावा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो करंट अफेयर्स है आपके, करंट अफेयर्स वो आपको किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, किस प्रकार से तैयार नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो टाइम टेबल है,
या फिर हम कहें कि कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कितने नहीं घंटे पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन वैसे इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक और है वो ये है कि क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आंसर राइटिंग जो है वो, इसके अलावा रिवीजन की स्ट्रेटजी, करंट अफेयर्स, आपका टाइम टेबल और इसका जो है वो नोट्स जो है वो आपको बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और इसके अंदर जो है वो कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पेपर आता है, प्री कितने नंबर्स का होता है, मेंस कितने नंबर का होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अगर और ये कट ऑफ की जो है वो उसके बाद में बात करेंगे। तो इसको मुख्य रूप से अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं आपके एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम इसके अंदर प्री, मेंस, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू को लेके आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है कि आरएस इंटरव्यू की जो है प्रिपरेशन किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। तो वो हमारी इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर है, तो आप उसको जाके देख सकते हो कि इंटरव्यू को लेके हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। जो हम इंटरव्यू से लेके जो प्रिपरेशन करते हैं ना, हमारे बायोडाटा से रिलेटेड, कि हमारा नाम क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके अलावा हमारी कम्युनिटी, हमारी हॉबीज़, ये जितने भी क्वेश्चन उन पर बन सकते हैं वो चीज़ मैंने इसके अंदर डिस्कस की हुई है। तो आप उसको भी जाके देख सकते हो इंटरव्यू की एक प्रिपरेशन को लेके। प्री का अगर आपको देखें तो आपका प्री का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का। और मेंस जो होता है वो आपका 800 नंबर का होता है, 800 नंबर का। और इंटरव्यू जो है वो आपका 100 नंबर का होता है। ये अब इसके अंदर हम बात करें कट ऑफ की, 200 नंबर का होता है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो आपका प्री है ये केवल आपका क्वालिफाइंग है। इसमें आप अगर प्री में 200 में से अगर आप 180 या 160 नंबर भी लेकर आ रहे हो ना, उसका कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि प्री केवल क्वालिफाइंग है। उस एग्ज़ाम में नंबर लाने का क्या मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, केवल आप क्वालिफाइंग हो, नंबर लाना है तो इसमें लाइए ना। ये आपको डिसाइड करेगा कि आपको एसडीएम बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसके नंबर, मेंस के नंबर। तो मेहनत जो आपको करनी है ना सारी, वो इसी के अंदर करनी है कि मेंस में जो आपके नंबर है वो कितने अधिक आए। तो इस क्लास में अपन यही डिस्कस करेंगे कि मेंस को जो है आपको किस प्रकार से, इस बार का जो मेंस के पेपर होगा आपने देखे होंगे, आप देखोगे उसके बाद में आप ये आपको पता चल जाएगा कि मेंस की तैयारी के लिए एक गंभीर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, साथ साथ तैयारी गंभीर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो राइटिंग स्किल आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो मेंस में देखेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू जो है आपका 100 नंबर का है। इसके अंदर जो है अब हम देख लेते हैं कि 2003 एग्जाम हो चुके हैं हमारे पास, 2013, 2016 और 2018, क्योंकि इसका जो है वो प्री का इसकी भी कट ऑफ तो आई चुकी है। इसकी जो कट ऑफ थी जनरल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको 63, इसकी थी 78, लगभग 78 पॉइंट कुछ थी, इसकी 63 पॉइंट कुछ थी और इसकी थी 76। तो यानी कि 50% से कम नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हो तो आप प्री क्वालिफाई हो रहे हो। लेकिन ये 50% से कम नंबर लाना भी बहुत सारे लड़कों को पूछना कितना मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसके अलावा अगर आप मेंस की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, पहले मेंस की जो कट ऑफ है वो क्या है, तो इसकी अगर हम बात करें तो 350 और 327, 327 और 350 2013 की। अगर आप मेंस के पेपर को देखते हो ना कि 2013 का मेंस का पेपर, 2016 का मेंस का पेपर और 2018 का पेपर, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो पेपर का लेवल है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। 2013 का पेपर ज़्यादा फैक्चुअल था, 2016 का उससे कम था और 2018 का तो उससे भी कम फैक्चुअल था। और कॉन्सेप्ट का जो स्तर वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपकी तैयारी में आंसर राइटिंग और आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो चीज़ आपने पढ़ी है, केवल आप सोच रहे हो कि मैंने फैक्ट रख लिया हिस्ट्री से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उससे काम नहीं बनने वाला ये चीज़। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू की तैयारी जो है वो आपके जो है वो सेपरेट है। इन दोनों की जो है वो नंबर जुड़ के आपकी जो फाइनल जो है वो फाइनल कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ जिससे आपका जो है वो
सिलेक्शन के लिए जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो प्री और मेंस दोनों के नंबर जुड़ के बनती है। ये तो हो गया आपके प्री मेंस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन तीनों चरणों के लिए आपको टारगेट नंबर क्या है। आप तैयारी करने से पहले ही आप ये निश्चित कर लीजिए कि मुझे प्री के अंदर कितना नंबर का टारगेट रखना है, मुझे मेंस में कितना नंबर का टारगेट रखना है और मुझे इंटरव्यू में कितना नंबर का टारगेट रखना है। तो इससे क्या है कि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा और टारगेट रखोगे, फिर आप ये देखोगे कि ये टारगेट नंबर के क्वेश्चन है ना, उसके लिए आप टारगेट सेगमेंट भी टारगेट कर लीजिए कि मुझे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मुझे जो दूसरे जो मतलब कोई चीज़ सब्जेक्ट आपके लिए टफ है तो उसके बजाय आप दूसरे सब्जेक्ट को ऊपर ज़्यादा जोर देकर उसके अंदर बेहतर नंबर लेकर आ सकते हो। तो टारगेट नंबर डिसाइड करने के बाद में आप टारगेट सेगमेंट भी डिसाइड कर सकते हो। इसके अंदर अगर हम टारगेट की बात करें तो आप ये मान के चल लीजिए कि प्री और मेंस के अंदर आप 50% का, यानी प्री अगर आपका 200 नंबर का है तो आप 100 नंबर का टारगेट रखिए। 100 नंबर का टारगेट रखिए। आप कितने भी कट ऑफ जाइए, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी कि आपकी अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर होते हो। पेपर अगर इजी है तो सबके लिए इजी होगा, तो वो आपके 100 नंबर का टारगेट रखो तो आप मान के चलना आपके 110 115 आ जाएगा अगर पेपर इजी है। पेपर टफ है तो कट ऑफ नीचे कम जाएगी। तो आप 100 नंबर की टारगेट लेके इसके ऊपर चलिए कि मुझे प्री के अंदर 100 नंबर लेके आने। इसी तरीके से मेंस में आप टारगेट रखिए कि मुझे 400 नंबर लेके आना है। कितने नंबर? 400 नंबर। 400 नंबर लेके आते हो और अगर आपके इंटरव्यू के अंदर 75 से 80 नंबर लेके आते हो, आप मान के चलिए कि आपकी टॉप 20 या टॉप 25 के अंदर रैंक है और आप प्रॉपर एसडीएम है। तो जो आपको मेहनत करनी है ना वो आपको मेंस के लेवल पे, तो अभी से ही आपको एक इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है प्री और मेंस की। और वो किस तरीके से करनी है वो इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के वाले पोर्शन में, कि आपको सिलेबस को जो है वो किस तरीके से तैयार करना है। ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा, कट ऑफ होगा, टारगेट नंबर्स हो गया। ये जो फर्स्ट बार आरएस का एग्जाम देने वाले हैं जिनको मतलब कि जो पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, उसके लिए मैंने एक बेसिक इंट्रो दिया ताकि जो है वो आपको जो स्थिति क्लियर हो सके। इसके बाद में हम देखते हैं सिलेबस का एनालिसिस अपन को कैसे करना है। सिलेबस का एनालिसिस, इसके अंदर आपको जो है वो ये देखना है कि आपके प्री के अंदर कौन से सब्जेक्ट है, आपके मेंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट है जो दोनों प्री और मेंस दोनों के अंदर है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप पेपर मेंस के सिलेबस की बात करें तो पेपर फर्स्ट का जो 3rd यूनिट है सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑडिटिंग, ये तीनों टॉपिक जो है वो आपके प्री के अंदर नहीं है। इसी प्रकार से इथिक्स है वो आपके केवल मेंस में, वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आपके केवल मेंस में, लोक प्रशासन है वो केवल आपके मेंस के अंदर है। इसके अलावा जो 3rd पेपर का यूनिट 3rd है जिसके अंदर स्पोर्ट्स एंड योगा है, बिहेवियर है और लॉ है, ये टॉपिक जो आपके केवल मेंस के अंदर है। इसके अलावा पेपर 4 जो हिंदी और इंग्लिश है वो आपका जो है वो मेंस के अंदर है। अब प्री और मेंस के कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देखना। एक तो हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इसके अलावा जियोग्राफी है, ठीक है। ज्योग्राफी के अलावा साइंस है, साइंस के अलावा इसके अंदर और क्या है, जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हाँ ये जो टॉपिक है आपके प्री और मेंस दोनों के अंदर है। फर्स्ट पेपर के अंदर हम देखते हैं तो हिस्ट्री है, इसके अलावा राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का जो पूरा आर्ट एंड कल्चर है। पेपर 3rd के अंदर तो जो कुछ नहीं बचा है, पॉलिटी आ चुकी है, आईआर आ चुका, पॉलिटी करंट, अच्छा इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो दोनों के अंदर है। हम देख लेते हैं क्योंकि जो है वो कोई सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड पेपर में इथिक्स इस दोनों के अंदर है नहीं, ज्योग्राफी आ चुकी है, साइंस आ चुकी है, फर्स्ट पेपर का जो है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों आ चुकी है। इसके अलावा राजस्थान फर्स्ट पेपर का वो आ चुका है, करंट अफेयर जो 3rd पेपर का, पॉलिटी जो है वो आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके किस के अंदर है, प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी है। तो अब आपको जो कहते हैं ना कि सिलेबस का एनालिसिस हमें किस प्रकार से करना चाहिए, आपको ये देखना है कि आपका जो मेंस का सिलेबस है और प्री का सिलेबस है, प्री प्लस मेंस, इस सिलेबस के अंदर कौन से जो टॉपिक है वो आपके केवल प्री के अंदर है और कौन से टॉपिक है जो आपके केवल मेंस में है। अगर अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान जीके की, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और इसमें तो पूरा लगभग पूरा जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है, केवल एक टॉपिक पर्यटन
पर्यटन स्थल जो टॉपिक है वो केवल प्रीलिम्स में है, बाकी लगभग सारे जो टॉपिक है वो प्री और मेंस में दोनों में है। तो अगर आप राजस्थान जीके पढ़ते हो तो प्री और मेंस दोनों की पढ़िए। अगर आप मेंस लेवल, ये छोड़िए प्री की, कि मेंस लेवल की पढ़िए, प्री की आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, क्योंकि मेंस में भी आपके 15 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस है, तो उससे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस है, जो फैक्चुअल डिटेल है, वो भी आपकी कवर हो जाएगी। प्लस मेंस के लिए अगर आप पढ़ोगे तो 100 वर्ड्स का क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर जो एक तो इसके अंदर अलग क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री जो केवल मेंस के अंदर है। इसके अलावा अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर लगभग हिस्ट्री का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरा सेम ही है। एंशिएंट हिस्ट्री में केवल एक टॉपिक है कि जो विभिन्न राजवंश है उनकी जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, ये केवल प्रीलिम्स में, बाकी मेंस में पूरा जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो आप जो है हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो आपको जो है वो इस तरीके से पढ़ना है कि प्री और मेंस जो है वो दोनों का तैयार हो, ये आपको सिलेबस के अंदर देखना है। फिर अगर आप इस तरीके से एनालिसिस कर लो, जैसे आपके इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड बैंक, IMF जो इंडेक्स है जो जारी करते हैं वो जो आपके मेंस के अंदर है, लेकिन आपके प्री के अंदर जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो नहीं है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक डायरेक्ट रूप से आपके अंदर उसके जो सिलेबस है उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपके अगर प्री की सिलेबस की बात करोगे तो इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर लेखांकन यानी जो माइक्रो लेखांकन और मैक्रो लेखांकन वो है, वो इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है और ई-कॉमर्स है, वो आपके प्रीलिम्स में है। तो इस प्रकार से अगर आप प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का जो सिलेबस आप देख लोगे, एनालिसिस कर लोगे कौन सा टॉपिक है, तो पहले तो आप क्या करना है कि सिलेबस को एक इंटीग्रेटेड तैयारी करना, प्री और मेंस दोनों को मिला के। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो, प्री का एग्जाम हो, उसके 2 से 3 महीने पहले आप पूरी तरीके से जो है वो प्रीलिम्स के एग्जाम के ऊपर फोकस कर लेना। यानी पूरी जो तैयारी आपकी फोकस किसके ऊपर हो जानी चाहिए, प्रीलिम्स के ऊपर, एग्जाम के 1-2 महीना पहले। उससे पहले आप इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए, प्री और मेंस दोनों को मिला के तैयारी के लिए सारे टॉपिक, क्योंकि सारे टॉपिक तो आपके लगभग कवर हो चुके रहेंगे। जो प्री के स्पेसिफिक टॉपिक है उन टॉपिक को आपको देखना रहेगा। और इसका फायदा आपको क्या होगा कि जैसे ही आपका प्री क्लियर होता है ना, तो ये जो सारे टॉपिक जो मेजर सब्जेक्ट हैं आपके, बाकी सोशियोलॉजी 20 नंबर की, मैनेजमेंट 20 नंबर की, इथिक्स एक मेजर टॉपिक है, तो उसको आपको बाद में आपको ऊपर केवल इन टॉपिक को रिवीजन करने का रहेगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का रहेगा। इनको वापस दोबारा पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने प्री से पहले इन सिलेबस को पढ़ चुका है, तो इनका केवल आपको रिवीजन करना रहेगा। इस वजह से अगर आप प्री से पहले एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके तैयारी करते हो, सिलेबस का इस तरीके से एनालिसिस करते हो ना कि प्री में क्या इस एनालिसिस कर लीजिए और फिर उसको मेंस के लेवल के ऊपर पढ़िए, प्री की जो सिलेबस है उसको ऊपर मार्क कर दीजिए, और जैसे ही एग्जाम होता है उसके 2 से 2.5-3 महीने पहले जो है प्री के ऊपर पूरी तरीके से सेंट्रिक हो जाइए प्री के ऊपर, और प्री के जो टॉपिक आपने छोड़ रखे हैं वो टॉपिक को पढ़िए। छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं भी उससे भी पूछ सकता है। ये चीज़ आपके सिलेबस को एनालिसिस करके जो थी कि सिलेबस को कैसे एनालिसिस करें प्री और मेंस का। अब सिलेबस का एनालिसिस का पार्ट ही आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना उससे कैसे जुड़ा हुआ वो देखना, कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उसका हमें किस प्रकार से एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर की अगर हम बात करें तो कम से कम मुख्य रूप से बोलते हैं कि 5 साल के जो पेपर है उनका जो है वो एनालिसिस करो। 5 साल के जो पेपर है उनका एनालिसिस आपको करना चाहिए, ये बात जो है मुख्य रूप से। लेकिन हमारे पास 2013 का, 2016 का, 2018 का, इसके अलावा जो इनके री एग्ज़ाम हुए वो पेपर है, तो इसका मतलब हमारे पास लगभग 4 या 5 पेपर ऐसे हैं, क्योंकि 2013 में भी 2 बार पेपर हुआ, फिर 2013 का 2015 में प्रीलिम्स हुआ, तो वो पेपर भी आरपीसी की साइट के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा 16 का एग्ज़ाम हुआ तो उसके 18 का एग्ज़ाम, ऐसे करके लगभग 5 या 6 पेपर ऐसे हैं जो हम नए पैटर्न को कि हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये चीज़ सबसे पहले हमें ये देखना है, प्रीवियस ईयर के जो 5 साल के पेपर हैं उनके अंदर, कि मान लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं तो पहले देख रहे हैं आपकी जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखना। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि आपका जो कौन सा सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ये देखना कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देख रहे हो और आपको देख रहे हो कि जो इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान की जो जीके उसको अलग हटा के इंडियन हिस्ट्री है, उसके कम से कम जो है वो ये 13 से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 13 से 15 क्वेश्चंस जो है वो हर साल आ रहे हैं, कभी 13 आ रहे हैं, कभी 12 आ रहे हैं, कभी 15 आ रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले आपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है 5 साल के, वो ये देखा कि लगातार जितने भी पेपर हुए ना उनमें हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, पहली चीज़ तो ये देखनी।
फिर आपको इसको डिवाइड करना है किसमें, कि ये जो 15 से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो एंशियंट हिस्ट्री से यानी प्राचीन भारत से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्यकालीन भारत से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लासिफिकेशन करना है इनका कि एंशियंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री। इसके अलावा अगर आप एक और इसका सब डिवीजन करना चाहो तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए कि हिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने देखा कि प्राचीन भारत से जो है वो लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्यकालीन भारत से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आधुनिक भारत से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं और कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप देखते हो इनसे तो 8 और 2 10, 12 और 14, अगर 2 3 आ रहे हैं तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन का जो है वो कॉम्बिनेशन, एक समीकरण बता रहा हूँ मैं आपको कि इस प्रकार से। अब आपने ये देख लिया कि 8 से 9 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। इसके बाद में भी आपको नहीं रुकना, इसके बाद में भी उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ के तह तक जाना कि कहाँ से जो रूट जो है ना उस रूट को खोजना। उसके बाद में आप आधुनिक भारत या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में ये देखेंगे कि ये 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से आ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो असहयोग आंदोलन है, सामान्यवादी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, उग्रवादी आंदोलन है, कांग्रेस की स्थापना के बाद से आ रहे हैं, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उन टॉपिक से आ रहा है, या फिर 1857 की क्रांति है उन जो क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर जो अंग्रेजों के द्वारा जो आर्थिक नीति अपनाई गई जिसके अंदर जो है कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण की नीतियाँ, रेलवे का विकास, ये जो है वो नीतियाँ आर्थिक नीतियाँ थी उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थी उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप इनको टॉपिक वाइज एनालिसिस करोगे ना कि राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मान लीजिए 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कम से कम जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन से आ रहे हैं, तो इसके मतलब आप साफ क्लियर इंडिकेशन है कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन जो कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक का, इसको मुख्य रूप से हम कहते हैं उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, और गांधी जी के आगमन के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सारी घटनाक्रम। तो उनको आपको एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर आपको याद कर लेना, पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आ रहा है। ये होता है आपका जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करना। इसी प्रकार से पॉलिटी में कि संसद से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, राष्ट्रपति वाला जो पार्ट है, राष्ट्रपति का मतलब केवल राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री जो सारे आर्टिकल्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर जुडिशरी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। जुडिशरी में भी आप डिवाइड कर सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर स्टेट जो जुडिशरी है यानी हाई कोर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये चीज़ आप एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर आप पॉलिटी उठाओगे, संसद से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जुडिशरी से यानी न्यायपालिका से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्वेश्न आ रहे हैं, या फिर जो ये है DPSP नीति निर्देशक तत्व उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको पहले डिवाइड कीजिए कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उनको डिवाइड कीजिए टॉपिक के हिसाब से। ये आपको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। जैसे ही आप ये क्लासिफिकेशन कर लोगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर जैसे मान लें कि मॉडर्न हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर देन आप जाइए आपके सिलेबस के ऊपर, आपके सिलेबस के ऊपर जाइए और सिलेबस में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए ना उनमें असहयोग आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन आए, उग्रवादी आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन आए, उदारवादी आंदोलन से ज़्यादा लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर क्रांतिकारी आंदोलन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सिलेबस में उस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये होता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का एक तरीके से एनालिसिस करना, और यही आपके जो रियल मार्गदर्शक है ना, टीचर और उनसे भी बड़े जो अगर आप मैं मार्गदर्शक मैं आपको मान सकता हूँ वो आपके मार्गदर्शक है, आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वो आपको वस्तु स्थिति बता देंगे कि जो है वो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीचर गेस कर रहा है, उसके बाद में अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करने लग जाओगे ना, उसके बाद में आप खुद ही एनालिसिस करके ये आप संभावना जाहिर कर सकते हो या एनालिसिस कर सकते हो, या फिर आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्या होने वाले ये खुद आप जो है वो समझ सकते हो। ये सारा क्लासिफिकेशन करने के बाद में सिलेबस में आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपकी तैयारी के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सिलेबस, और दूसरा देन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर।
तो इनको ऊपर आप इस तरीके से एनालिसिस कीजिए और तैयारी की शुरुआत कीजिए। ये चीज़ हो चुकी है। इसके बाद में हम देखते हैं आपके आंसर राइटिंग के ऊपर बात करते हैं कि आंसर राइटिंग जो है वो आपको किस प्रकार से करना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ हेडिंग डाला ही नहीं था कि प्रीवियस का, कोई बात नहीं, वैसे तो आपको पता ही है। इसके अंदर उसके बाद में हम देखते हैं कि आंसर राइटिंग जो है वो आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। आंसर राइटिंग को लेके जो आपकी अप्रोच वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेंस जो नंबर है वो इन्हीं का ही है। इनको आप आंसर राइटिंग को दो स्तर के ऊपर समझ सकते हो। दो स्तर पे कैसे? एक स्तर के ऊपर ऐसे कि जो करंट में रिसेंट में रोज जो करंट में इशू हो रहे हैं या फिर करंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको ऊपर आप रोज अखबार पढ़ रहे हो या फिर करंट किसी साइड को पढ़ रहे हो, तो आप जो है वो उनको ऊपर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक हो सकता है कि आप जो करंट में जो इशू चल रहे हैं, करंट अफेयर में जो इशू है, इशू इसके ऊपर जो है वो आंसर राइटिंग कर सकते हो। एक जो आपका ट्रेडिशनल या फिर मैं कहूँ कि जो परंपरागत पोर्शन है उसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग करनी है। वो आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है? वो आंसर राइटिंग इस प्रकार से, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी के अंदर आपने मूल अधिकार पढ़ लिया, तो मूल अधिकार के बारे में आप देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 2013 के मेंस में, 2016 के मेंस में, 2018 के मेंस में, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और करंट के साथ साथ करंट के ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार से हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, कि राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के ऊपर पूछा गया, गांधी जी की जो आंदोलन के लेके जो रणनीति है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने परंपरागत जो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ी, फिर उसके ऊपर जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो आपकी आंसर राइटिंग है, क्योंकि मेंस में, क्योंकि आपको अपनी जो नॉलेज होती है ना, अगर आपकी बेहतर आंसर राइटिंग क्वेश्चन स्किल नहीं होगी ना, तो आप जो नॉलेज हो बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये किसी के बताने से नहीं, आपके खुद के करने से आएगी। आप रोज़ जो कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठिए, रोज एक करंट के ऊपर क्वेश्चन, अगर आप करंट पे नहीं भी कर रहे हो, आप ट्रेडिशनल पोर्शन पे भी कर रहे हो ना, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली 1 घंटा रखिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस की जो आदत होती नहीं है, और वहाँ मेंस में आपको पता है 6-6 घंटे बैठ के लिखना होता है, और वहाँ फिर हम क्या है कि दिमाग में जो भी आता है, अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो वो लिखे चले जाते हैं। और प्रैक्टिस होती है ना, तो एक जो नॉलेज होती है ना, वो एक व्यवस्थित क्रम के अंदर हो जाती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। जैसे मान लीजिए आपने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा, तो राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी है, तो एक नॉलेज जो है व्यवस्थित क्रम के अंदर आपका जो प्रेजेंट कर पाओगे। ये आंसर राइटिंग को लेकर था। आंसर राइटिंग के बाद के अंदर हम ये देख लेते हैं रिविजन की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए। कि आप जो है वो, प्रॉब्लम ये होती है कि हम रोज पढ़ते हैं और आगे पढ़ते चले जाते हैं, और समस्या साथ में ये आती है कि जो पिछला जो हमने पढ़ा ना, वो हमारा साथ छोड़ता चला जाता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम किस प्रकार से आगे जो है वो तो पढ़ते चले, साथ साथ जो हमने पीछे पढ़ा उसको भी हमारे अपने साथ लेके चले। तो उसके लिए हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, उसके लिए हमारे की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन स्ट्रेटजी के अंदर। इसके अंदर हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपकी मंथली, एक वीकली, और एक जो है वो डेली। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। डेली जो है वो क्या होनी चाहिए, ये मैंने इसको 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो, सब स्टूडेंट के लिए एक नहीं होनी चाहिए। एक फ्लेक्सिबल रिवीजन स्ट्रेटजी इसलिए मैंने डिस्कस करी ताकि सभी स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर कवर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट को मंथली रिवीजन पसंद है, तो वो मंथली स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, वीकली रिवीजन स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। किसी को डेली पढ़ने की आवश्यकता है, वो डेली रिवीजन करने की जो है वो चाहते हैं, तो वो डेली को। तो डेली जो रिवीजन करने वाली स्ट्रेटजी है उसके अंदर वो स्टूडेंट आ सकते हैं जो केवल जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से छोड़ के और पूरी तरीके से तैयारी के ऊपर निर्भर है। तो उन स्टूडेंटों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि मस्ट है कि कम से कम अपने दिन का 1 से 1.5 घंटा है वो रिवीजन के लिए ज़रूर रिजर्व रखिए कि मुझे 1 से 1.5 घंटे में जो मैंने पिछला पढ़ा है उसको रिवीजन करूँ, ताकि जो है वो मेरे साथ चलता रहे। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ और वो पीछे जो है वो छूटता चला जाए। हमने आज से 6 महीने बाद में क्या पढ़ा था वो सारा साफ है हमारे दिमाग से, माइंड से। तो रिवीजन को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वीकली, मंथली, इसको भी क्या है, तीनों को साथ लेके भी चल सकते हैं। कि अगर आप 1 से 1.5 महीना ये इसको छोड़ दें कि अगर आप इसको वीकली तैयारी जो है वो कैसे, और जो वीकली कर रहे हैं उनके लिए है कि वो दोनों को साथ लेके किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो तैयारी कर रहे हो और आप जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़िए, और जो है वो आपका संडे वो पूरी तरीके से आप रिजर्व रखिए कि इस संडे के दिन मैंने जो पिछले 6 दिन के अंदर पढ़ा है ना उसका सारा रिवीजन करना, नया कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपने जो पिछले 6 दिन के अंदर पढ़ा ना उसका 7वें दिन आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये एक मनोवैज्ञानिक भी है कि अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो, अगर उसको एक दिन में एक बार अगर लास्ट में जब है वो देख लेते हो तो वो चीज़ें पूरी याद रहती है। उसके बाद में 7 दिन बाद में उसको देख लेते हो तो वो चीज़ें और भी याद रहती है। और उसको अगर 1 महीने बाद में देख लेते हो तो वो चीज़ें आपको अस्थायी से होकर पूरी तरीके से स्थायी में बदल जाती है और स्थायी रूप से आपकी मेमोरी के अंदर घर कर जाती है और वो चीज़ें आपको याद रहती है। ये चीज़ कि आपने मंडे से सैटरडे पढ़ा और संडे का उसका रिवीजन कर लिया। और लास्ट में आप एक स्ट्रेटजी ये अपना सकते हो कि महीने के जो है वो 4 से 5 दिन या फिर मैं कहूँ कि 3 से 4 दिन वो रिजर्व रखिए कि 3 से 4 दिन लास्ट के महीने के जो इस महीने में मैंने पूरा पढ़ा है उसको मैं रिवीजन करूँ। जो राजेंद्र पेचिया सर है जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है आईएएस के अंदर, उन्होंने भी ये स्ट्रेटजी डिस्कस करी कि आप वीकली पढ़िए। 7 दिन मैं ऐसा पढ़ता था, 5 दिन पढ़ता था, 2 दिन रिजर्व रखता था। उन्होंने 2 दिन की कहा और महीने के लास्ट में मैं 25 दिन पढ़ता था और 5 दिन में रिवीजन करता था। इससे क्या है कि सारी चीज़ें जो है वो उनके ऊपर मेरी अच्छी तरीके से पकड़ हुई। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम नया तो पढ़ते चले जाते हैं लेकिन पिछला जो चीज़ पढ़ी है वो हमारे दिमाग से धीरे धीरे साफ होने लग जाती है। तो और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रिविज़न। आप हफ्ते में मैं कह रहा हूँ 6 दिन, ठीक है 6 दिन पढ़ना चाहते हो, स्ट्रेटजी बनाइए। संडे के दिन आप पूरा पढ़िए जो आपने चीज़ें पिछले 6 दिन में पढ़ी और लास्ट में महीने के 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी कि 3 से 4 दिन में नहीं होगा, 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जो मंथ में आपने पूरा पढ़ा है उसको पूरा पढ़िए, उसका रिवीजन पूरा मंथ में जो आपने पूरा पढ़ा है उसका पूरे का आप रिवीजन करिए। ये चीज़ रिवीजन को लेके, और डेली जो है अगर आप केवल स्टूडेंट और केवल तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा ज़रूर आप रिजर्व रखिए कि मुझे डेली जो मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लूँ। और पिछला अगर आपको समय मिले तो साथ साथ उसमें रिवीजन में आप करते चले जाए। रिवीजन के बाद में जो है उसके अंदर बात आती है आपके करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स जो है वो किस तरीके से तैयार करने हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। तो इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए करंट अफेयर्स को किस प्रकार से तैयार करने चाहिए, ये जो है वो करंट अफेयर्स को लेकर हम क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर्स एक तो क्या है कि इसमें आप जो है वो डेली न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही हो, और बहुत सारे जो लड़के स्टूडेंट जो है वो जो वेबसाइट है विभिन्न, जैसे दृष्टि की वेबसाइट है जिसके ऊपर डेली न्यूज़ अपडेट होती है हिंदी के अंदर, इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश के अंदर भी अपडेट होती है। तो जो है वो डेली आप न्यूज़ को पढ़ सकते हो, डेली न्यूज़ भी पढ़ सकते हो अगर आप। इसके अलावा आपको डेली अखबार तो आपको पढ़ना ही है ताकि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो एक निरंतर बनी रहे। चाहे कुछ भी हो जाए कि कहीं पर भी जाना पड़े, लेकिन आपको अखबार को कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि अखबार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उससे क्या है कि आपको चीज़ें पता चलती रहती है कि क्या चल रहा है अभी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कवर रहेगी क्योंकि न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो डेली है, डेली न्यूज़ तो हो ही गई, इसके अलावा जो है वो मंथली मैगजीन, किसी भी एक जो है मंथली मैगजीन जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो दृष्टि के लिए प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी मैगजीन है दृष्टि की। कि किसी भी जो भी आपको अच्छी लगे, मैं तो किसी एक स्पेसिफिक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको मैगजीन अच्छी लगे उसको मंथली मैगजीन को जरूर पढ़िए। ताकि क्या है कि एक प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट आपने डेली पढ़ रहे हो उसके बाद में मंथली मैगजीन के अंदर आप वो पढ़ते हो तो कौन सा इंपॉर्टेंट इशू है वो मंथली मैगजीन के अंदर आपके आ जाएंगे। तो उनसे क्या है कि आपकी करंट से कनेक्टिविटी रहेगी। ये जो है करंट अफेयर्स जो है वो कभी भी आप ये मत सोचिए कि साल भर का एक साथ तैयार करना, हो ही नहीं सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन है, रोज़ डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसके बाद में आपको ये चीज़ें जो है, अगर आप ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पॉलिटी के अंदर करंट अफेयर्स को तैयार करने का, जैसे कहते हैं ना कि सब्जेक्ट को हम करंट से कैसे लिंक करते हैं, तो जैसे जुडिशरी अगर आप पढ़ रहे हो, न्यायपालिका मान लीजिए, न्यायपालिका आपने पढ़ी, न्यायपालिका टॉपिक आपने पॉलिटी के अंदर जो है वो पढ़ लिया। अब न्यायपालिका से रिलेटेड करंट के अंदर जो भी टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड आप करंट पढ़ोगे तो करंट में जो आपकी वो जो टॉपिक है उसको समझ बेहतर होगी,
उससे कनेक्टिविटी आप कर पाओगे, ये चीज़ है। पार्लियामेंट जैसे आपने जो है वो संसद का पूरी प्रक्रिया, बिल पास होने की प्रक्रिया, गजट में पास होता है, फिर प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। फिर आपको कोई बिल है, उस बिल के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो फिर आप ये पूरी चीज़ें जोड़ सकते हो उससे, कि पहले इसको नोटिफिकेशन दिया होगा, फिर सदस्यों को जो है वो इसकी प्रतियाँ वो बांटी गई होगी, वो सारी प्रोसेस आप बाद में बिल पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। स्थायी समिति के पास भेजा गया तो ये सारी चीज़ें आप करंट से रिलेट कर पाओगे। तो करंट जो है वो आप सोच रहे हो ना कि साल भर का इकट्ठा करके मैं करंट पढ़ लूँगा, तो वो एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती है। तो करंट जो है वो साथ साथ पढ़ सकते हो। हाँ, इसके बाद में एक और चीज़ जो बची है वो बची हुई है कि आपका एक आइडियल टाइम जो है वो क्या किस तरीके से होना चाहिए, वो चीज़ कि जो है वैसे तो इसमें हर व्यक्ति की अब क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो कितना पढ़ सकता है, लेकिन एक आइडियल, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहते हैं कि जो है वो किस प्रकार से हम टाइम टेबल अपनाएं। इसमें क्या, अगर जो स्टूडेंट पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के, या फिर कहें कि पूरी तरीके से तैयारी के ऊपर निर्भर है, तो उसको कम से कम जो है डेली ये मान के चलिए कि 8 से 9 घंटे तो उसको निकालने चाहिए। अगर वो तैयारी कर रहा है तो 6 घंटे तो वो निकाल ही सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यू अगर वो पढ़ रहा है तो वो 8 घंटे तो सफिशिएंट है। 8 घंटे उसके पढ़ना निरंतर रूप से। सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है आपकी तैयारी में तो वो है आपकी कंटिन्यूटी। जिस व्यक्ति ने इस शब्द को साध लिया है वो मान के चलिए कि वो इस जो सफलता है उससे के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं मान लीजिए, तो इसमें आप ये डिवाइड कर लीजिए चीज़ें कि क्या क्या पढ़ना है। यानी आप 4 से 5 घंटे आप जो है वो आपका जो परंपरागत सिलेबस है, ट्रेडिशनल पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का जो ट्रेडिशनल पोर्शन है वो पढ़िए। आप ये 2 घंटे जो है वो इसके अंदर आपका न्यूज़पेपर या फिर आप कोई भी साइट फॉलो कर रहे हो तो वो जो है करंट अफेयर्स इसके अंदर पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप 1 से 1.5 घंटा जो है वो आंसर राइटिंग, और इसके अलावा जो 1 घंटा जो है वो आप रिवीजन को दे सकते हो। ये आपका शेड्यूल कि भाई 24 घंटे उसमें से आप आज 8 घंटे रिजर्व रखिए कि 8 घंटे मुझे काम करना है, बाकी समय आप अपना काम, दूसरा जो आपकी हॉबीज़ है उसको ऊपर कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। और 8 घंटे पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ अगर आप साल भर तैयारी कर सकते हो ना, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको सिलेबस के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार से टाइम शेड्यूल अपना सकते हो। जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम शेड्यूल कैसे अपनाए। तो वो क्या है कि सुबह जल्दी उठ के, सुबह जल्दी जैसे 9 बजे अगर जॉब पे जाता है तो सुबह 5 बजे उठ के कम से कम 2 से 3 घंटे उस समय पढ़ सकता है। 2 से 3 घंटे वो आने के बाद में अगर वो 4 से 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहा होता है तो वो उसके लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि जॉब में भी कर रहा है वो, और कंटिन्यू अगर 4 से 5 घंटे अगर डेली पढ़ पाता है जॉब के साथ तो वो अपनी तैयारी वो बेहतर तरीके से कर पाता है। ये जॉब करने वाले व्यक्तियों के लिए उसमें 2 से 3 घंटे वो पढ़ ले, 1 घंटा करंट पढ़ ले और 1 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ले। और रिवीजन की जो है वो जैसे आपकी वीकली छुट्टी होती है तो संडे को आपके लिए पूरी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। ये जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए हो सकता है कि 2 से 3 घंटे जो है वो ट्रेडिशनल पोर्शन पढ़िए, 1 से 1.5 घंटा आप करंट पढ़िए और 1 से 2 घंटा करंट पढ़िए और 1 से 1.5 घंटा जो वो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और जैसे संडे को आपकी छुट्टी होती है वीकली, उस वीकली के अंदर आप जो है पूरा रिवीजन कर लीजिए, मंथली रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपकी चीज़ें आगे भी पढ़ते जाओगे, आपकी चीज़ें जो है साथ साथ चलती रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो रणनीति को लेके, आरएस एग्जाम्स को लेके तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए वो मैंने डिस्कस करी। एक नेक्स्ट वीडियो नोट्स वाला टॉपिक क्या है, थोड़ा बड़ा है कि आपको मैं उसमें ये समझाऊंगा कि एक टॉपिक लेके कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक में कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, टू द पॉइंट नोट्स किस प्रकार से बना सकते हैं। तो वो एक अलग वीडियो के अंदर मैं आपको दे दूंगा जो है वो वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर किसी ने भी अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरएस से रिलेटेड और एसआई का जो सिलेबस लगभग सेम है, तो आरएस और एसआई की जो है वो क्लासेस शुरुआत होने वाली है, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और आरएस से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये पूछ लीजिए कि सर मुझे इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है। अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं उसका पूरी तरीके से और निश्चित रूप से आपको कह रहा हूँ कि मैं उसका जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।